तो कल हमने मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर एंड अमीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो जैसे वोल्ट मीटर विभव रीड करता है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, पर ये ज्यादा एक्यूरेट करता है। पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, राइट। अब वोल्ट मीटर के पास तो क्या हो सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है उसके खुद के, तो वो रीडिंग में गड़बड़ कर देता है, पर पोटेंशियल मीटर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो इसका नाम है पोटेंशियोमीटर, यानी कि विभव मापी। तो समझे पोटेंशियोमीटर क्या है? बेसिकली ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है। इसमें भी हम वही शून्य विक्षेपण ढूंढेंगे और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है देन पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें देखने में क्या, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसका क्या नाम होता है, वो सब चीज हम देखते हैं। तो इसमें एक बैटरी लगी होती है और उस बैटरी का मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पे एक रियो स्टेट लगा होता है। रियो स्टेट और कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियो स्टेट की सहायता से हम सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लगा होगा पोटेंशियल, ये तो हो गया वायर नॉर्मल, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में लगा होता है पोटेंशियल वायर, पोटेंशियो वायर, विभव मापी तार है ना, ये रेड कलर का। तो ये जो सर्किट आपको दिखाई दिया इसे कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ये होता है प्राइमरी सर्किट। इसमें ये वायर है, इसमें जो बैटरी लगी होती है ऊपर, इसका ईएमएफ हम लिखते हैं ई नॉट। ये प्राइमरी बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर नॉट। ठीक है, ये रियो स्टेट है। रियो स्टेट का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना देता है, मतलब ये अलग अलग रेजिस्टेंस लगा सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि एक नॉब रहती है ये जॉकी टाइप की, इससे हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिससे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इस रियो स्टेट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि भाई मिनिमम इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और मैक्सिमम इतना रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बाकी रियो स्टेट का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस अभी कितना है ये हम नहीं बताते। ठीक है, तो ये हो गया। और ये वायर हो गया, इसको बोलते हैं विभव मापी तार। और इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो बी। ठीक है, और ये जो विभव मापी तार है इसकी हमें बेसिकली लेंथ पता होती है। मतलब जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, उसमें तो क्या होता है, स्केल लगा होता है और इस तरीके से तार ऐसे राउंड 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 घूम रही होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो ये उसका प्राइमरी सर्किट कहलाता है पोटेंशियोमीटर का। अब हमें किसी वोल्टेज की कोई बैटरी है, उसका ईएमएफ हमें नहीं पता है, उसका ईएमएफ निकालना है, या कोई रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस, कोई रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं पोटेंशियोमीटर के विभव मापी के। तो उसको हम नीचे लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं उसको, जिसमें भी हमें कुछ निकालना है उसे हम सेकेंडरी उसका सर्किट कहेंगे। तो बेसिकली जब भी वोल्ट पोटेंशियोमीटर की बात हो तो ये वाला सर्किट आपके ध्यान में आना चाहिए। दिस इज द सर्किट ओनली, है ना। आपको ये नहीं समझना है कोई पोटेंशियोमीटर कोई एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, विभव मापी कोई अलग कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बस एक सर्किट है। इस सर्किट को पोटेंशियल मीटर कहते हैं। अब सर्किट सॉल्व करना अगर आपको आता है तो पोटेंशियल मीटर के सारे सवाल आपको आने चाहिए, ये बात है। तो लोग वहीं घबरा जाते हैं कि हाँ यार, किस करंट तो हमें अच्छे से आता है पर पोटेंशियल मीटर नहीं आता है। ऐस ये बात ही कुछ मतलब सर बिना सर पैर की बात है ये। अगर आप पोटेंशियल मीटर को एक नया कॉन्सेप्ट देखोगे, कुछ अलग चीज देखोगे, तो आपको हो सकता है कि अलग से कुछ याद करना पड़े, फिर आप भूल भी जाओ। आप सोचोगे नहीं इसमें क्या है, ये तो एक सिंपल सर्किट है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें अगर कोई करंट फ्लो होना होगा, कितना करंट फ्लो होगा। ये मान लो एक सर्किट बन रहा है, पूरा क्लोज्ड है, इसमें आपको करंट बताना है, करंट कितना होगा आई, इस सर्किट में से करंट कितना होगा, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सारे रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, हम बता सकते हैं करंट। तो ऐसा मान लो कि
ये जो लेंथ ए से बी है, यहाँ पे एक वायर है, इसको विभव मापी तार कहते हैं। इस वायर का रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लो आर ए बी है। आर ए बी का मतलब ए से बी तक का रेजिस्टेंस आर ए बी इस वायर का हमने दे दिया। तो बताओ करंट आप क्या लिखोगे? इस सर्किट में से करंट इस तरीके से फ्लो होगी आई, और ये करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगी आई, इसमें से पूरे में से यहाँ से ऐसे जाएगी आई, और ऐसे इस तरीके से। तो आई करंट हम क्या लिखेंगे कि मान लो ये रेजिस्टेंस है आर नॉट, रिवे स्टेट का रेजिस्टेंस मान लो आर एच, और ये वायर का रेजिस्टेंस आर ए बी। तो हम करंट क्या लिखेंगे बताओ? करंट लिखेंगे ई नॉट जो विभव है बैटरी का, डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस रिवे स्टेट का रेजिस्टेंस जो भी होगा एक्स वाई जेड, प्लस आर ए बी। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बस, कि क्या इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें निकालनी रहेगी आगे सवालों में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। जो पॉइंट आपको ए और बी मैंने दिखाए हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ये क्या होगा बताओ? तो वो आपको ट्रीट करना है जैसे, तो एक रेजिस्टेंस है, आपको बस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। तो करंट हमें पता ही है, बस उसके रेजिस्टेंस से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना है? आर ए बी। तो आपका ये क्या निकल के आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। ए बी वायर मान लो, ये क्या इसमें रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर ए बी है और इसकी लेंथ एल है। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको हम रो से डिनोट कर देते हैं, कई लोग अपन रो से लिख देते हैं। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? आर ए बी डिवाइडेड बाय एल। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका? जो विभव मापी तार है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ये वायर ए बी का। ठीक है, चलो तीन चीज। चौथी चीज इसमें आती है एक विभव प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो किसी का भी ग्रेडियंट निकालना हो तो आप क्या करो? जिस चीज का निकालना है उसका डिवाइडेड बाय लेंथ कर दो। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना है अक्रॉस द वायर ए बी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सर्किट में ए बी ही है, विभव मापी तार, है ना? तो इसको कई लोग फाई से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं, जैसे आपका मन करे। हम नाम दे दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको समझ में आना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय ए से बी तक की लेंथ, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप चाहे तो यहाँ पे वी ए बी की वैल्यू रख सकते हैं। वी ए बी कितना है? आई अपॉन आर ए बी। वी ए बी कितना है हमने निकाला है ऊपर? आई इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ। और अभी अभी हमने एक चीज डिफाइन की है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर ए बी अपॉन एल, तो वो चीज यहाँ से आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इंटू एक्स या फाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई इंटू रो। रो का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया आपको, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। किस वायर का? ए बी वायर के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया एक तरीके से, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक्स बोल दो या फाई बोल दो, जो मन करे बोल दो, बराबर आई इंटू रो। आई इंटू रो, ठीक है। अभी हमने कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी नहीं की जो हमको नहीं पता थी, बस उनके नाम है, नाम हम सीख रहे हैं कि भाई इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस पर लेंथ कह देते हैं। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें नहीं पता था, पर ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप सीख गए तो आपको पोटेंशियल मीटर आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर विभव मापी के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि किसको क्या कहते हैं बस, बाकी तो बहुत आसान है। और इसमें एक आखिरी चीज, रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि जो पोटेंशियोमीटर विभव मापी आप यूज कर रहे हो, ये इसकी रेंज क्या है, ये कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम रेंज हम बात कर लेते हैं इसकी। रेंज देख लेते हैं, रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर।
रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर हम यूज करेंगे, जो भी हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे उसकी रेंज क्या रहेगी। रेंज मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल नाप पाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 से लेके ये मैक्सिमम हम नहीं बता रहे कि मैक्सिमम कहाँ तक। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर पर आ पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब बेसिकली आंसर है इसका वी ए वी। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा क्रॉस द वायर ए बी, वही इसकी रेंज होगी। अब वी ए बी कैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यहाँ से निकाल सकते हो, ये कितना हो गया वी ए बी अपॉन एल। ये कितना हो गया वी ए बी अपॉन एल, तो एल से उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल इंटू आई इंटू रो। बाकी वी ए बी हमने यहाँ निकाला ही है, आई इंटू आर ए बी। मतलब 1000 तरीके निकालने के, कैसे भी बस समझ में आना चाहिए हमको निकालना क्या है। बाकी सॉल्व तो फिर हम कर ही सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट मैंने दे दिया है और जरूरी चीजें मैंने दी हैं, आपको समझ में आना चाहिए। रो बराबर, देखो यूनिट से समझ जाओ, रो पर मीटर का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ है। रेजिस्टेंस इस वायर के लिए। आपको रेंज बतानी है इस पोटेंशियोमीटर की। करो, चलिए सॉल्व करते हैं। तो रेंज निकाला, वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें इस दो पॉइंट के अक्रॉस। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल देते हैं तो बस काम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट तो जरूरत पड़ेगी ही। करंट कितना है सर्किट में, तो हमने करंट निकाल लिया। तो करंट बराबर हो गया 10 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए से बी तक का प्लस इंटरनल 1 दे रखा है। अब पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ए से बी तक का, तो वो निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस पर 9। यूनिट लेंथ है 0.9 और लेंथ है 10। तो यहाँ पे हम 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ओम। 9 ओम रखा है यहाँ पे, तो ये बेसिकली करंट हो गया 1 एम्पियर। अब करंट 1 एम्पियर हो गया और हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो हम करंट इंटू आर ए बी कर देंगे। तो बेसिकली ये आ गया 1 इंटू 9, तो 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसकी रेंज आ गई 9 वोल्ट, 0 से 9 वोल्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट यूज आता है टू फाइंड आउट एन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। किसी सेल का जिसका ईएमएफ नहीं पता है उसका ईएमएफ फाइंड करने की, टू फाइंड आउट एन ईएमएफ अननोन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सर्किट बनाते हैं। अब देखो हुआ क्या है इसमें, कब जरूरत पड़ती है इसकी, जैसे मान लो आप कोई बैटरी थी जो आप यूज करते थे इन्वर्टर में कहीं पे भी। अब वो बैटरी सालों से यूज हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस पर जो स्टिकर लगा होता है कि इसका ईएमएफ क्या है, वो हट जाता है, खत्म हो जाता है, घिस जाता है वो। सालों बाद हमें याद आया देखने का कि भाई इसका ईएमएफ कितना है, तो हम नहीं बता सकते, जो लिखा हुआ था वो तो चले गया। अब कैसे निकाले, तो उसको निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का इनिशियल सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट जो रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा हर किसी में, वो तो पोटेंशियोमीटर है मतलब। अब आपको जो भी लगाना है वो बाहर से तो लगाओगे, उसको हम सेकेंडरी सर्किट कह देंगे। तो ये हो गया इसका प्राइमरी सर्किट, ये मतलब पोटेंशियोमीटर हो गया है प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियोमीटर। उसमें आप देखो, एक तो इसका खुद का ईएमएफ रहेगा ई नॉट, जो बैटरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट। अब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आप रखो मत रखो, अपने सवालों में बेसिकली ये नहीं रहता है। ओरिजिनल में हम इसको रखते हैं ताकि रेंज बाई चांस हमने जो यूज कर रहे हैं बैटरी, जिस बैटरी का हमें ईएमएफ निकालना है, मतलब यूज कर रहे हैं नहीं, यूज तो ये वाली कर रहे हैं, एक जो सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी आएगी जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, मान लो उसका ईएमएफ इतना ज्यादा आ गया जो रेंज से ही बड़ा हो गया, तो हमें रेंज भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली रेंज हम इस आर एच का यूज करके बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखो वो भी बताता हूँ रेंज कैसे बढ़ा कम कर सकते हैं। तो देखो रेंज बेसिकली क्या है, वी ए बी है, और जो कि आई पर निर्भर कर रहा है, और करंट जो है वो आर
RH पर निर्भर कर रहा है। भाई R0 तो हम चेंज नहीं कर सकते, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो वही रहेगा। RAB मतलब जो विभव मापी तार है, वायर है, उसका रेजिस्टेंस भी जो है वही रहेगा। RH को हम चेंज कर सकते हैं, तो अगर RH को हम कम करते जाएं तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से RH का यूज होता है रेंज को कम ज्यादा करने के। खैर, हाँ तो ये है ना, तो ये हो गया इसका प्राइमरी सर्किट और ये हो गया अपना विभव मापी तार। ये तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया, है ना। अब वो बैटरी लेते हैं जिस बैटरी का हमें ईएमएफ फाइंड करना है, जिसका ईएमएफ हम भूल गए हैं, तो वो किधर लगाएंगे हम? सेकेंडरी सर्किट में। तो सेकेंडरी सर्किट कैसे लगता है वो देखो, ये ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे हम वो बैटरी लगा रहे हैं, मैंने सेकेंडरी सर्किट लगा रहे हैं इसलिए थोड़ा इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में हम वो बैटरी लगाएंगे, भाई ये वाली बैटरी, हमें इसका ईएमएफ नहीं पता है और इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो बेसिकली ये हो गया वो सर्किट जिसका हमें ठीक है। तो इसका ईएमएफ मान लो ई है जो कि हमें नहीं पता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है वो भी हमें नहीं पता है। इसमें हम कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से लगी होगी एक जॉकी। क्या लगी होगी? एक जॉकी। जॉकी आप जानते हो जॉकी क्या होती है? जॉकी को बेसिकली हम इस वायर पर यहां से यहां तक चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर का वो जीरो ना आ जाए। ये जॉकी है, ठीक है। तो जॉकी को हम तब तक चलाएंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर पे जब तक कि इसका विक्षेपण, इसका डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए। मतलब बेसिकली हमें क्या चाहते हैं कि जो ये वाली ब्रांच है सेकेंडरी सर्किट, इसका करंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब मान लो कि हमने ऐसे ढूंढ लिया पॉइंट कि भाई जॉकी को चला चला के हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया जहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, इसमें से करंट जीरो आ गई, मतलब इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब सोचो आप, जब हम जीरो डिफ्लेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, हमेशा ही कोशिश का लाइक लेके ही आना पड़ेगा जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब सेकेंडरी सर्किट में से तो करंट जाएगी नहीं, जो करंट फ्लो नहीं होगी वो इसके अंदर ही होनी होगी, और इस करंट का हम निकालना सीख चुके हैं, भाई करंट यही तो होगी। सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट जा ही नहीं रही है तो सारी करंट ऐसे 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 ही फ्लो होगी, ठीक है। और क्या क्या पता है हमें इसके बारे में? जो नॉर्मली पता होता है कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो पता है वो लिख रहा हूँ मैं। तो हमें प्राइमरी सर्किट के बारे में सब कुछ पता रहता है कि रेजिस्टेंस कितना है ए से बी की, लेंथ कितनी है, रो कितना है, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो क्या किया हमने, ये तो हो गया प्राइमरी सर्किट, ये हो गया सेकेंडरी सर्किट जिसमें वो बैटरी है, वो सेल है जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता है। हमने इस तरीके से सेल को इसमें जोड़ दिया, ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, और मान लो ये लेंथ हम निकाल लेंगे, अभी के लिए मान लेते हैं ये लेंथ है एल। बाकी ये लेंथ गिवन होती है, कैसे गिवन का मतलब? भाई स्केल लगा होता है यहाँ पे, तो नाप लो कि लेंथ कितनी है। ऐसे पोटेंशियोमीटर वायर में स्केल लगा रहता है नापने के लिए, तो उसे नाप लो कि भैया ये लेंथ कितनी है। तो लेंथ भी हमें एक तरीके से पता ही है ना। तो ये देखो यहाँ पे सारी चीजें पता है, बस अननोन क्या है? ये ईएमएफ नहीं पता और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। खैर ये हमें निकालना है, तो बताओ क्या करें अब? आप दो तरीके से इस सवाल को सोच सकते हो। एक तो सोच सकते हो यार ये पता नहीं क्या पोटेंशियोमीटर है, पता नहीं कैसे है क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो पढ़ ही रहे हैं हम। और एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, अरे सर मेरे को तो इसमें एक सर्किट दिखाई दे रहा है, एक सर्किट है जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है और दूसरे में तो कोई करंट जा ही नहीं रही है, तो ये सर्किट है। तो यहाँ पे उसको दो सर्किट दिखाई दे रहे हैं, एक में करंट है एक में करंट नहीं है। तो जिसको ऐसे दिखाई दे रहा है वो तो सॉल्व कर लेगा। फिर कैसे करेगा सॉल्व? देखो बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, जहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है इसको एन मान लेते हैं। नल डिफ्लेक्शन मतलब इस पॉइंट पर जॉकी को लगाने से यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आ गया है, करंट जीरो आ गई है, ठीक। चलो भैया अब सॉल्व करते हैं इसे।
तो सबसे पहले हम करंट निकाल लें। इस सर्किट में से करंट इस तरीके से जाएगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, फिर ऐसे निकल जाएगा आई करंट और ऐसे, ठीक है। इधर से तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि नल डिफ्लेक्शन तभी तो है क्योंकि कोई करंट है नहीं। तो सबसे पहले हम करंट आई निकाल लेते हैं इसका। तो करंट आई कितना होगा वो तो हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। ये होगा ई नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस आर ए बी, ये आ गया। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, ये ई को निकालना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे एक लूप दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ए से एन, एन होता हुआ इस तो एक लूप दिखाई दे रहा है। तो क्या इस लूप में चल लूँ मैं, इस लूप में चल लूंगा तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। चल लेते हैं इस लूप में। तो इस लूप में चलने पर ऐसे चल लेता हूँ। इस लूप में चलना तो आपको सिखाया ही था मैंने। तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ऐसे चलूंगा। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ ए, फिर मैं चला इस डायरेक्शन में। अब बेसिकली आपको दिखना चाहिए ये वायर नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही है भाई। एक वायर तो ये है और एक वायर ये, दोनों में अंतर क्या है, इस वाले वायर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है पर इसमें तो है। चलो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम कहाँ से कहाँ तक के लिए चल रहे हैं, केवल ए से एन के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लिख लूंगा कि भैया ये रेजिस्टेंस है आर इंटू ए, आर ऑफ ए टू एन, रेजिस्टेंस ऑफ, जैसे आर ए बी लिखा है या तो ए से बी तक का रेजिस्टेंस, आर ए एन का मतलब है ए से एन तक का रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। तो क्या लिखूंगा, वी ए माइनस आई इंटू आर ए एन। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गया। अब चल रहा हूँ इधर। अब इस रेजिस्टेंस को कूदना है, तो इस रेजिस्टेंस को कूदूंगा तो आई आर लिखूंगा, करंट तो जीरो है, खत्म हो गया, रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। फिर चलूंगा, फिर बैटरी आई माइनस आया तो प्लस लगाऊंगा, क्या लिखूंगा, प्लस ई। कूदा, वापस पहुंच गया, तो ये हो गया बराबर वी ए। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी, देखो ई बराबर आई इंटू आर ए एन। बस ये आंसर आ गया। अननोन ई फाइंड करना था, मिल गया। क्यों? करंट हमें पता है, बिल्कुल पता है करंट, ये सब चीजें हमें नोन है। ए एन पता है, ये तो बहुत अच्छे से पता है। कैसे भाई, ये लेंथ पता है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, खत्म। तो बेसिकली आंसर हमारा आ गया। इसको सॉल्व करने पे ई बराबर, करंट को मैं आई लिख लेता हूँ, आई की जगह आई लिख लेता हूँ, आई ही है। और आर ए एन, आर ए एन को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। आर ए एन को मैं लिख रहा हूँ रो इंटू एल। क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू एल। कैसे, रो का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है, एल, ए से हाँ एन सर। तक की। तो बेसिकली हो गया आई इंटू रो इंटू एल, आई इंटू रो इंटू एल। ठीक, अब आप देखो तो आई इंटू रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे हमने जब विभव प्रवणता निकाली थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला था, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट देख रहे हो आप, वी ए बी अपॉन एल। वी ए बी को आई आर ए बी अपॉन एल लिख दिया था, रो लिख दिया। तो आई इंटू रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, विभव प्रवणता। देखो ये आई इंटू रो बराबर एक्स या फाइव से हम लिख दे रहे थे। तो बस यहाँ पे भी आई इंटू रो को हम फाइव लिख देंगे। तो फाइनल फॉर्मूला जो मैं याद करना है, आप चाहो तो याद करो, आप करना चाहो तो कॉन्सेप्चुअल करो, मैंने तो दोनों तरीके आपको बता दिए। तो ये हो जाएगा फाइव इंटू एल। फाइव मतलब यहाँ पे इसका मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, जिसको मैं फाइव या एक्स किसी से भी डिनोट कर सकता हूँ। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से, इसलिए मैंने दोनों बता दी कि फाइव और एक्स दोनों से डिनोट किया जाता है। देखो, तो ये आ गया, टू फाइंड एन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, दिस इज द फॉर्मूला, अननोन सेल ई बराबर फाइव इंटू एल। अब बोलोगे सर फाइव क्या है, बेटा पहले सब कैलकुलेट करना सिखा दिया है फाइव। हाँ बोलोगे एल क्या है, हाँ भैया एल क्या है, ये जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला वो है ये लेंथ एल, सिंपल है। तो अब दूसरा यूज, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल। जैसे मान लो आपको आपके गोदाम में या फिर घर में कोई दो पुरानी बैटरी मिली, आपको ये नहीं पता लगाना है कि किसका कितना ईएमएफ है, बस आपको ये पता लगाना है कि किसका ईएमएफ ज्यादा है और किसका ईएमएफ कम है। तो क्या करें, तो पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले प्राइमरी सर्किट बना लेते हैं। प्राइमरी सर्किट में बैटरी, उसका रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी रियोस्टेट हो भी सकता है, नहीं भी, वो आपके ऊपर है।
और ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, पोटेंशियो वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक। ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट, ये इसका ई नॉट, आर नॉट, ए, बी। हाँ भाई, अब आपको क्या करना रहेगा, आपको दोनों सेलों का बारी बारी एक एक बार करके लगाना पड़ेगा भाई। पहले एक सेल को लगाओ, ये इसको E1 R1, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के इसको बैलेंस करो। और फिर दूसरा लगाओ, दूसरी बैटरी लगाओ, फिर ईएमएफ, इसका ईएमएफ मान लो E2 है, E2, हाँ। और इंटरनेशनल R2 मान लेते, गैल्वेनोमीटर। तो एक बार इसको बैलेंस किया, एक बार इसको बैलेंस किया, दोनों को अलग अलग बैलेंस करना रहेगा। बैलेंस करोगे तो एक की करस्पॉन्डिंग लेंथ मान लो L1 आ गई, मतलब मान लो इसके वाले की करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 आ गई कि ये L1 पे बैलेंस हुआ। दूसरे वाले की करस्पॉन्डिंग लेंथ मान लो L2 आ गई कि भैया L2 पे बैलेंस्ड हुआ। दोनों को अलग अलग करके निकाला हमने। फिर फिर तो खत्म ही हो गया भाई। हमने अभी भी सीखा था कि भाई E1 बराबर कितना आ जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा 5L1। E2 बराबर कितना आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा 5L2। अभी किसी सर्किट के लिए, प्राइमरी सर्किट है उसके लिए 5 चेंज नहीं होगा, चाहे आप देखो 5 तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना, सेकेंडरी सर्किट लगाने से ही पहले। सेकेंडरी सर्किट लगाने से पहले ही 5 की वैल्यू निकाली थी। 5 की वैल्यू तो किसी भी प्राइमरी सर्किट के लिए कांस्टेंट ही रहने वाली। सेकेंडरी सर्किट में आप कुछ भी लगाओ चाहे मत लगाओ, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी रहेगा किसी पोटेंशियोमीटर के लिए सेम ही रहने वाला है। हाँ, जब तक कि आप प्राइमरी सर्किट में चेंजेस ना करो तब तक। तो हम यहाँ पे जब बैटरीज लगा रहे तो प्राइमरी सर्किट में चेंज थोड़ा कर रहे हैं, तो 5 तो दोनों के लिए सेम आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली E1/E2 बराबर कितना आ गया, L1/L2। मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा आएगी वो बड़ा ईएमएफ, जिसकी लेंथ छोटी आएगी वो छोटा ईएमएफ। मैंने आपको सिखाया एक अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करना। अब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा केवल। हाँ, तो अभी तक हमने उसका ईएमएफ निकालना सीखा, अब उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे भाई। जब हमने ये वाला अभी सॉल्व किया था अननोन ईएमएफ निकालना, तो क्या हुआ था कि इसमें करंट ही नहीं था, तो ये आर तो खत्म हो गया, मतलब इक्वेशन में स्मॉल आर आया ही नहीं कहीं पे, केवल ईएमएफ निकाल लिया हमने अननोन ईएमएफ, कहीं पे भी स्मॉल आर तो आया ही नहीं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाले, अब देखो उसके लिए क्या हमें नया सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो वापस से प्राइमरी सर्किट तो एज इट इज रहने वाला है, जैसा था वैसा ही, कि भाई एक बैटरी, प्राइमरी बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट आपकी इच्छा, वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, इसका ईएमएफ ई नॉट, रेजिस्टेंस आर नॉट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका रेजिस्टेंस आर ए बी, इसकी लेंथ एल, रो मतलब ये सब चीजें गिवन है आपको बढ़िया एकदम। अब आपको एक बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपने सेकेंडरी सर्किट लगाया, जैसे कि वहां लगाया था वैसे ही यहाँ लगाओगे। तो सेकेंडरी सर्किट में वहां की तरह एक बैटरी अननोन और एक सेल, सॉरी बैटरी, और बैटरी के साथ क्या आ जाएगा उसका रेजिस्टेंस, ये तो रहेगा ही साथ में, ये तो रहेगा ही, है ना। यहाँ पे मैं इसका इसका टर्मिनल को नाम, इसमें वो लगा देते हैं गैल, अच्छा गैल्वेनोमीटर उधर लगा देंगे, इसमें टर्मिनल का नाम अपन ए ले लेते हैं। इसका ईएमएफ ई और रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें, एक और ब्रांच इसमें लगा होगा एक रेजिस्टेंस आर, और ये रेजिस्टेंस आर है, ये नोन है, इसके बारे में हमें पता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल भी। तो हमें निकालना है क्या, इसमें पता है आपको, ये निकालना है, दिख रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये निकालना है अपन को, है ना। ई नहीं निकालना है क्योंकि ई तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। और ये लग रही है जॉकी, और जॉकी से कनेक्टेड है एक गैल्वानोमीटर, और ये है सी, टर्मिनल सी।
अब देखो इसमें कनेक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए अपन इस तरह से ले लिया कि सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे ए और सी को। टर्मिनल ए और सी को कनेक्ट किया तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस सी, और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा। तो आपको किसी की याद आ रही है इस कनेक्शन को देख के? फर्स्ट केस की याद आनी चाहिए आपको कि जब हमने ए और सी को कनेक्ट किया और यहाँ से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा, तो ये तो फर्स्ट केस दिख रहा है मुझे। इतना इतना सर्किट काम किया, मतलब फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस का रिजल्ट कितना आया था? फर्स्ट केस का रिजल्ट आया था ई बराबर फाइव एल। तो यहाँ पे उसको L1 कह देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। L1 मतलब अभी इस ये फर्स्ट है ना, तो इसको हम L1 कहते हैं कि जब ए को सी से कनेक्ट किया तो जो लेंथ आई दैट इज L1। अब सेकंड में हमने किसको कनेक्ट किया? ए बी सी तीनों को कनेक्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को कनेक्ट किया एंड हमने ढूंढा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा गैल्वेनोमीटर से किया। तो इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वो लूप लॉ लगा के, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक बार मैं कनेक्शन बना लूँ इसका, तो कनेक्शन बना लेते हैं। एक से सी को कनेक्ट किया, बी से सी को कनेक्ट किया, तो ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए और यहाँ से हमने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा। तो मान लो ये लेंथ आ गई L2। तो अब बताओ करंट कहाँ से जीरो होगा? तो मैं करंट बना देता हूँ एक बार। तो करंट यहाँ आएगा, फिर अब देखना ये गैल्वेनोमीटर है, मतलब यहाँ से तो कोई करंट नहीं आया। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब यही कि यहाँ से कोई करंट नहीं आया, यहाँ से कोई करंट नहीं गया, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आया, मतलब यहाँ करंट कितना हो गया? जीरो। मतलब ये जो आई है वो सारा का सारा हर बार की तरह ऐसे ही फ्लो हो रहा है अपने प्राइमरी सर्किट में। कितनी अच्छी बात है ना? लेकिन आप देखो कि हाँ भाई, यहाँ तो ठीक है कि यहाँ से कोई करंट नहीं आया और यहाँ से कोई करंट नहीं गया। अब मुझे बताओ क्या इस ब्रांच में कोई करंट होगा या नहीं होगा? ये आई जीरो होगा कि नहीं होगा? या इस वाली ब्रांच में करंट जीरो होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे? देखो यहाँ पे आप देखो कि अपना खुद का एक सर्किट बन रहा है इनका यहाँ पे। भाई ये बात ठीक है कि यहाँ से कोई करंट नहीं आ रही है और यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही है, ठीक है भाई, मतलब उस सर्किट से सर्किट का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपने आप में एक क्लोज सर्किट बन रहा है। देखो एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है और एक क्लोज सर्किट बन रहा है, तो इनका अपना अपना खुद का करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे। तो उस करंट को नाम I1 दे लेते हैं और वो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, I1 इस तरीके से, जो मैंने बनाया ना I1 इस तरीके फ्लो हो रहा होगा। इसका आई से कोई रिलेशन नहीं है, ये अपना खुद का करंट इनका नीचे के सर्किट में जब ए बी सी को कनेक्ट कर दिया है तो इस तरह से कनेक्ट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है। ऊपर का करंट आई है, आई वगैरह सब हम निकाल लेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन तो हम बनाते हैं यहाँ से, इस वाले लूप में। लूप दिख रहा है आपको कौन सा? देखो इस पॉइंट को हम एन एम मान लेते हैं इस बार। एम पिछला एन माना था ना, इसको एम मान लेते हैं, एम पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन में लगा रहा हूँ ए से एम होते हुए सी, सी से ए और ए से वापस ए। अरे यार रुको, ए दो बार हो गए तो इसको ए नहीं रखते नाम, तो यहाँ से भी ए और यहाँ से भी ए। इसको नाम डी रख लेते हैं। इसका नाम में क्या था फर्क पड़ रहा है? नाम इसका डी रख लेते हैं, डी। तो सबसे पहले हमने डी और सी को कनेक्ट किया, फिर डी बी सी को कनेक्ट किया, ठीक है। तो जो फर्स्ट लूप में लगा रहा हूँ, फर्स्ट लूप में लगा रहा हूँ ए से होते हुए एम, एम से होते हुए सी से डी और डी से फिर होते हुए वापस से ए। तो इसमें लूप लगाओ, चलो लगाओ। कैसे लिखेंगे? ए से स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे वहां का पोटेंशियल वी ए माइनस आई, रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर ए एम, ए से एम तक का रेजिस्टेंस ए एम। फिर चले 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 यहाँ गए, यहाँ पे करंट कितना है? I1। हाँ
यहाँ से करंट जा रहा है I1 और करंट इधर से प्लस से माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस I1 इंटू R प्लस E बराबर VA से BA कट गया, तो एक इक्वेशन आई मेरे पास E माइनस I1R बराबर IRAM, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे E को E लिख देता हूँ, माइनस I1R को I1R। हाँ, IRAM को क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान से लिखना। अभी अभी जैसे किया था, तो मैं साइड में कर देता हूँ इसको, ताकि वहाँ घसर फसर ना हो। तो मैं IRAM को लिख सकता हूँ I इंटू रो इंटू L2। रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो उससे लेंथ का मल्टीप्लाई करते तो RAM आ गया। अब यहाँ से मैं I इंटू रो को 5 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 5L2। तो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो IRAM को 5L2 लिखा जा सकता है, तो 5L2 लिखा जा सकता है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो ऊपर वाली फर्स्ट आ गई, सेकंड। एक इक्वेशन और कैसे, इस वाले लूप में इक्वेशन लगा के। कौन से वाले लूप में, फुल, यहां से लेके ये बड़ा वाला जो लूप दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इस वाले लूप के लिए एक सेकेंड, तो बड़े वाले लूप के लिए एक बार इक्वेशन लगानी है मेरे को। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ A से M, M से होते हुए C, C से B, और फिर B से होते हुए A। तो A M से C, C से B, B से A। देख लो जरा कैसी बनेगी इक्वेशन। तो A से स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे, VA माइनस IRAM। ठीक है, कहाँ से आ गए, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक कुछ है नहीं, कुछ है नहीं यहाँ। अब करंट इधर से आ रहा है, तो इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस आया, हम हमारे रास्ते में तो माइनस आया, तो प्लस लगाएंगे, प्लस I1R, कूद गए, वापस ए पे पहुंच गए, बराबर VA से VA कट गया। तो यहाँ से इक्वेशन मिली I1R बराबर IRAM। तो वापस से लिख लिख देता हूँ एक बार, IRAM। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, आई आर बराबर IRAM को लिख सकता हूँ मैं 5L2। ये तीसरी इक्वेशन मिल गई। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है स्मॉल आर निकालना। अभी बस स्मॉल आर आ गया, एक बार देख लो कि यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या, बहुत ही आसान है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, उस फर्स्ट में से आप सेकंड को घटा लो, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रही, E बराबर 5L1, E बराबर 5L1। सेकंड इक्वेशन क्या है, E माइनस आई आर बराबर 5L2, E माइनस आई आर बराबर 5L2। तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा देना है। घटाना मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ ई से ई गया, ये आ जाएगा IR बराबर 5 कॉमन ले लूँ तो L1 माइनस L2, ठीक। तो मान लो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब आपको फोर्थ में से इस थर्ड को डिवाइड कर देना है बस। तो फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड। तो फोर्थ इक्वेशन है IR बराबर 5L1 माइनस L2, और थर्ड इक्वेशन आप देखोगे तो ये है I कैपिटल R बराबर 5L2। तो डिवाइडेड बाय I कैपिटल R डिवाइडेड बाय 5L2। तो आप देखोगे इसमें से I से I भी कट गया, तो स्मॉल r बराबर निकला L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। ये इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन सेल
L1 क्या है कि जब वो पहला वाला फर्स्ट केस जिसमें केवल बैटरी को जॉकी की सहायता से हमने नल पॉइंट ढूंढा, वो तो हो गया L1। L2 क्या है, जब हमने इस पूरे सर्किट को जॉकी की सहायता से पॉइंट ढूंढा, वो गया L2। और R क्या है, ये जो नोन रेजिस्टेंस था जो हमने लगाया वो नोन रेजिस्टेंस है R। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, इसको आप याद रख सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे दिया है ए बी की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ए बी 100 हो गया, मतलब ये टोटल लेंथ। और ए सी 40 सेंटीमीटर दिया है, ए सी हो गया 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये बच्ची कुची लेंथ कितनी हो गई, 60। और इसका रो मान लो, पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो मान लो। और बोल रहा है गैल्वेनिक में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन स्टोन क्या मतलब 10 डिवाइडेड बाय रो इंटू 40 बराबर आर डिवाइडेड बाय रो इंटू 60। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, रो से रो गया 60। इस तरीके से सिंपल। ई नॉट इज इक्वल टू 12 वोल्ट और 4 मीटर लंबे एक समान तार के मध्य लगी है, जिसका 4 ओम पर मीटर प्रतिरोध दे रखा है। E1 बराबर 2 वोल्ट था, E2 बराबर 4 वोल्ट है। 2 ओम 6 ओम का इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। एन कोई नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है एन पर, तो ए से एन तक की लेंथ आपको बतानी है। सिंपल है। तो क्वेश्चन में वैसे सब कुछ डायग्राम में दे दिया है, बस E1 E2 की वैल्यू एंड तो E1 की वैल्यू है 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू है 4 वोल्ट, R1 है 2 ओम और R2 है 6 ओम। ठीक है, इसने बोला है कि एन पर नल डिफ्लेक्शन मिल गया है। नल डिफ्लेक्शन मिल गया है मतलब यहाँ से इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रही है, यहाँ पे करंट हो गया 0। मतलब इधर से कोई करंट आ भी नहीं रही होगी, यहाँ का भी करंट कितना हो गया 0। मतलब जो करंट है केवल ऊपर अपनी सेपरेट करंट फ्लो हो रही होगी, ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट में अपनी करंट जो फ्लो हो रही होगी आई, वो आई इस तरीके से जा रही है। तो वो आई की वैल्यू जरा बता देंगे तो कितना आएगा। तो आई आएगी ई नॉट जो कि है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया 8 प्लस 16। हाँ 16, क्योंकि 4 ओम पर मीटर और 4 मीटर है, तो 4 से कुछ 16 20, तो 12 बटे 20 नहीं 24। तो ये आ गया करंट 1/2 एम्पियर। तो ये 1/2 एम्पियर करंट आ गया आई वाला। ठीक है, लेकिन अब आप एक बार ये भी देख लो कि नीचे वाली ब्रांच में से भी तो करंट फ्लो हो रहा होगा खुद का सेपरेट सेपरेट पर्सनल वाला, क्योंकि वहां भी सर्किट पूरा हो रहा है। तो नीचे वाले सर्किट में कौन करंट बताएगा किधर होगा और कितना होगा। तो नीचे वाले सर्किट में करंट इस तरीके से फ्लो होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये पूरा सर्किट है, इसमें R1 और R2 सीरीज में है और बैटरी E1 E2 भी क्या है सीरीज में। तो E1 E2 की बैटरी आप देखोगे तो दोनों के टर्मिनल अपोजिट हैं। तो नेट ईएमएफ कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कितना आ रहा है 2 प्लस 6 8, यानी कि हो गया 1/4 एम्पियर करंट हो गया। तो नीचे वाले सर्किट में 1/4 एम्पियर करंट आ रहा है। तो ये दोनों बैटरी हो गई सीरीज में और करंट भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको ए एन निकालना है। तो बेसिकली आपको बस एक लूप में चलना होगा, आप किसी भी लूप में चल सकते हैं जिसमें आपको करंट पता हो। तो मेरे को तो इसमें दिख रहा है साफ साफ, इसमें चल लेता हूँ। ए से मैं जाऊंगा बी, ए से जाऊंगा एन पर, है ना। एन से ऐसा होते हुए और ऊपर वाले में से होते हुए ऐसे निकल जाऊंगा। ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपको पाथ बनाया है, इस पाथ पे मैं चलने वाला हूँ, या रेड कलर से बनाता हूँ। ए से एन और इस वायर से होता हुआ ऊपर वाले इस तरीके से इस पे चलूंगा, मुझे अपने आप ए से एन तक की लेंथ वगैरह सब मिल जाएगी। देखो कैसे,
तो मैं ए से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया वी ए, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ माइनस, आई यहाँ का हाफ है, आर अभी नहीं पता है, आर को मैं ए एन लिख लेता हूँ। फिर मैं नीचे चला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हाँ फिर यहाँ तक पहुंच गया मैं गैल्वेनोमीटर को क्रॉस करके यहाँ तक ऊपर तक। अब मैं यहाँ पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस आई इंटू आर, आई है यहाँ पे 1/4 और आर है 2, ठीक है। फिर मैं चला, फिर बैटरी आई, बैटरी का माइनस आया तो प्लस लगाऊंगा E1, और E1 है 2 वोल्ट, 2 आ गया, और चल के मैं BA पे पहुंच गया। इसको मैं जरा सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ से आर ए एन की वैल्यू मिल जाएगी, VA से तो VA गया, यहाँ से मिल गया 1/2 + 2 5/2 बराबर आर ए एन बाई 2, 2 से 2 गया, आर ए एन बराबर 5 आ गया। मतलब आर से ए से एन के बीच की जो ओम है वो 5 ओम हो गया। अब मैं जानता हूँ करंट पर यूनिट लेंथ मुझे पता है, तो आर ए एन को मैं लिख सकता हूँ करंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। रो कितना दे रखा है, रो दे रखा है 4, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया 5 बराबर 4 इंटू एल, तो एल बराबर आ गया 5/4। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके 125 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो 17 क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें सीधा हमें फॉर्मूला यूज करने को बोल दिया है इसने। तो ये हो गया अपना प्राइमरी सर्किट, ये बैटरी 2 वोल्ट हो गई, फिर 1.5 वोल्ट के आंतरिक प्रतिरोध किया जाता है। तो खुले परिपथ में सेल का संतुलन 76.3 सेंटीमीटर है, जबकि 9.5 ओम का प्रतिरोध सेल के बाह्य परिपथ में उपयोग किया जाता है। तो विभव मापी के तार में संतुलन बिंदु विस्थापन 64.8 सेंटीमीटर होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। करो भाई। तो इस तरीके से इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लिया। तो ऐसे कुछ सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, कुछ सवाल कॉन्सेप्ट से आपको ऐसे करने रहेंगे, ठीक।